हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद दुरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस तरीके से इसको डिस्कवर किया गया, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज के इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और वीडियो के एंड में हम लोग समझेंगे कि लेंज लॉ क्या है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। तो काफी चीज है इस वीडियो में पढ़ने के लिए और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस होके और ध्यान से फोकस के साथ पढ़ना। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करते जाओ और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब भी हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर के अंदर में हम लोग करंट डालते हैं तो ये कंडक्टर अपने आप में कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब भी कंडक्टर के अंदर में करंट जाएगा वो कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल रहे थे। आज की इस वीडियो में क्या होगा कि हम लोग कंडक्टर लेंगे, लेकिन कंडक्टर के अंदर में इस बार करंट नहीं डालना है, ठीक है। कंडक्टर लिए, कंडक्टर के अंदर में करंट नहीं डालेंगे, साथ में लेंगे एक मैग्नेट, ओरिजिनल मैग्नेट, और इस मैग्नेट को जैसे ही हम इस कंडक्टर के करीब लेके आएंगे इसके अंदर में क्या फॉर्म हो जाएगा, करंट फॉर्म हो जाएगा। जैसे इस कंडक्टर मैग्नेट को कंडक्टर से दूर लेके जाएंगे वापस से इसके अंदर क्या फॉर्म होगा, करंट फॉर्म होगा। यानी जादू के जैसा लगेगा कि भाई इसके अंदर करंट तो हम डाल नहीं रहे, बस एक मैग्नेट को करीब लेके आ रहे हैं और मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, और इसके अंदर में करंट फॉर्म लगातार होते जा रहा है, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो काफी मजेदार टॉपिक है, रियल लाइफ में देखने में तो एकदम जादू जैसा लगता है, लेकिन अब आप सबको जादू नहीं लगेगा क्योंकि आप इसके पीछे का साइंस जानते हो, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो देखो यार, कहानी कहां से शुरू हुआ, कैसे सोचना शुरू हुआ वो थोड़ा सा समझते हैं। ओयरस्टेड बंदा तो हम लोग जानते थे कि ओयरस्टेड को पता चल चुका था कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर में करंट जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, जब वो मैग्नेटिक कंपास को लाके चेक किया था, ठीक है, उससे उसको समझ में आ गया था। अब यहीं पे एक और साइंटिस्ट था, वो बंदा मतलब थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर। रिवर्स साइकोलॉजी क्या होता है, उसी चीज को उल्टे तरीके से सोचने की कोशिश करने लगा कि भाई अगर एक कंडक्टर के अंदर में करंट गया तो वो कैसे बिहेव किया, मैग्नेट की तरह बिहेव किया, तो जरूर मैग्नेट से भी तो कुछ ना कुछ होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम करंट फॉर्म कर सकते। तो यानी वो सोचने लगा कि क्या मैग्नेट से करंट को बनाना पॉसिबल है, वो इस तरीके से सोचने लगा, और सोचते सोचते बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया वो, और फाइनली वो एक कंक्लूजन पे निकला। ठीक है, देखो क्या एक्सपेरिमेंट्स था, जो फाइनल रिजल्ट उसको लाके दिया, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करता है ना कि एक इस तरीके का कॉइल बनाता है, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉइल बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके का एक कॉइल फॉर्म कर लिया, और इस कॉइल को ऐसे नहीं, ठीक है, और यहां पे मान लो हम एक डिवाइस लगा रहे हैं जिसको हम लोग जी बोल रहे हैं। जी यहां पे नहीं लिखते, जी का मतलब है यार गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर बोल के एक डिवाइस लगा दिया और कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग का कॉइल बन गया, यानी स्प्रिंग के जैसा लूप लूप कुछ करके बनाया। ठीक है, कॉइल तो बन गया। कॉइल बनने के बाद ये पहले बार में नहीं बनाया हुआ, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम में उसको दिमाग में आ गया कि ऐसा ही कुछ बनाना होगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसको समझ में आया कि कुछ इस तरीके का डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, और बाजार से क्या खरीद के लेके आया, सोनू भाई की दुकान से लेके आया एक मैग्नेट जो कि कुछ इस तरीके का था। ठीक है, अब वो इस मैग्नेट को जब इस कॉइल के करीब लेके गया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक नीडल लगा हुआ है। ठीक है, वो इस तरीके का नीडल लगा हुआ है। तो जैसे ही वो देखा कि हम इस मैग्नेट को इसके करीब लेके आए, मैग्नेट को कहाँ लेके आए, इसके करीब इधर लेके गए, तो यहाँ पे नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, नीडल इधर शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक तरीके का डिवाइस है जो मेजर करता है कि वायर के अंदर में करंट मौजूद है या नहीं है। तो ठीक है, हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज अ, एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन, इट इज अ डिवाइस which is used to measure इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे पहले आप लोग एमीटर के बारे में भी सुने होंगे। एमीटर भी क्या करता है, करंट मेजर करता है, बट गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट, एकदम छोटा से छोटा वैल्यू को भी आपको बता देता है। ठीक है, तो पता नहीं कि कितना ज्यादा करंट बनेगा या कम करंट बनेगा। तो खैर, तो हम लोग के पास कुछ इस तरीके का सेटअप था, कॉइल था, और ये नीडल क्या था हमारा सेंटर में कुछ इस तरीके से था। ठीक है, जैसे ही इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब लेके गए, हम यहाँ पे मान लो कि ना बहुत सारे ऐसे करके कॉइल बना हुआ है, और यहाँ पे मेरे हाथ में मैग्नेट है, हम जैसे इसको करीब ऐसे लेके गए तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमको डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। भाई ये कांटा ऐसे करके है, ये हिल रहा है और हम देख रहे हैं। फिर हम इसको दूर लेके गए तो अगेन ये क्या करेगा, मूव करेगा। जब हम इसको करीब लेके गए तो ये क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। तो इससे क्या पता चला कि भाई इस सर्किट के अंदर में कुछ ना कुछ करंट प्रेजेंट है। अगर डिफ्लेक्शन हुआ, इफ
डिफ्लेक्शन शोन। इसका मतलब क्या है? करंट प्रोड्यूस। इसका बस सीधा सा मतलब यही है कि भाई करंट तो प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि बिना डिफ्लेक्शन, बिना करंट प्रोड्यूस किए नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम लोग जब मैग्नेट को करीब लेके गए कॉइल में, क्या बना? डिफ्लेक्शन है। जब हम इस मैग्नेट को दूर लेके गए वापस से, फिर हमको अंदर का ना, फिर हम दूर लेके गए तो हम देख रहे हैं कि यार अगेन ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और इस बार डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये वाला चीज कि जब हम लोग करीब लेके गए तो डिफ्लेक्शन हुआ, यानी ये कांटा था तो इस तरीके से घुमा, करीब लेके गए। जैसे हम इसको दूर लेके गए ये कांटा वापस से इधर घूम गया। ऐसा नहीं हो कि जीरो हो गया, ठीक है, फिर करीब लेके गए, फिर इधर मूव किया, पीछे लेके आए, फिर इधर मूव किया। यानी हम जैसे मूव कर रहे हैं इसको, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है। थोड़ा देर करने के बाद क्या हुआ? थक गया भाई कि नहीं अभी रुक जाते हैं। तो जैसे ही हम रुक गए, यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन वापस से क्या हुआ? स्टॉप। डिफ्लेक्शन स्टॉप हो गया। तो इतना ही था एक्सपेरिमेंट। इसको करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? क्रेडिट दे दो भाई, फैराडे। ठीक है, तो फैराडे था वो साइंटिस्ट जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा था कि भाई कॉइल लिया, मैग्नेट को आगे पीछे करके देखा। तो हम लोग इस पूरे एक्सपेरिमेंट से फैराडे कंक्लूजन क्या निकाला उसको थोड़ा सा समझो। फैराडे ये चीज समझ गया कि भाई जब भी whenever there is a relative motion between coil and मैग्नेट। थोड़ा सा समझना कि क्या चीज हम बोले कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होगा? एक चीज रुका हुआ है, उसके कंपेयर में दूसरा चीज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। दोनों साथ साथ मूव नहीं करना चाहिए। मान लो कि हम एक हाथ में कॉइल भी ले लिए, एक हाथ में मैग्नेट को भी ले लिया, अब दोनों को आगे एक साथ लेके गए, दोनों को एक साथ पीछे लेके आए, ऐसे में नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक को क्या करना है? रेस्ट में रखेंगे और दूसरे वाले को मूव करें, यानी एक दूसरे के कंपैरिजन में कोई दूसरा वाला क्या होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन एक अलग टॉपिक है। तो रिलेटिव मोशन जब भी होगा किसके किसके बीच में? कॉइल के बीच में और मैग्नेट के, ओरिजिनल मैग्नेट के बीच में, कॉइल के बीच में और ओरिजिनल मैग्नेट के बीच में, देन करंट विल प्रोड्यूस। समझ में आ गया भाई उसको कि करंट प्रोड्यूस होगा, और इसी को वो क्या बोल दिया बाबू? नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंड्यूस्ड करंट। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि भाई इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, तो आपको बोलना है कि इन अ एक्सपेरिमेंट, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट, जब भी व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, अ करंट इज प्रोड्यूस। एक करंट फॉर्म होता है, और वो जो करंट फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में इंड्यूस करंट आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको ये बोलना है। ठीक है, अब देखो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता, हम लोग भी तो अपना दिमाग लगाएंगे ना, ऑफकोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना दिमाग लगाए और सोचे कि यार जब भी करंट फॉर्म होगा या करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में, हम लोग अगर एक छोटा मोटा सा सर्किट भी अगर ऐसा समझते हैं कि यार यहाँ पे इस तरीके का मेरे पास एक सर्किट है। ठीक है, इसमें हम एक रेजिस्टेंस दे देते हैं, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का सर्किट है, तो यहाँ पे तो बैटरी होना चाहिए ना, बैटरी होगा तभी तो करंट बनेगा, यानी कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे को क्या सप्लाई करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब इंड्यूस करंट बन रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी फॉर्म हो रहा होगा। तो पोटेंशियल के लिए फिर क्या डेफिनेशन? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, वी नो टू फ्लो इंड्यूस्ड करंट, potential difference is required और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, रिक्वायर्ड, नोन एज इंड्यूस्ड। कि भाई ये इंड्यूस्ड है। ठीक है, इंड्यूस्ड मतलब बन रहा है, और क्या है? इसको ईएमएफ का नाम दिया जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्म होता है। तो याद रखना कि इंड्यूस्ड करंट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। आपको अगर इंड्यूस्ड करंट बोलता है तब तो आप यही लिखोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलता है तब भी आप यही लिखोगे, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। देन यहाँ पे क्या बोलना है? देन पोटेंशियल डिफरेंस विल प्रोड्यूस, नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। बस करंट की जगह क्या लिख दोगे? पोटेंशियल डिफरेंस लिख दोगे, और इंड्यूस्ड करंट की जगह क्या लिख दोगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख दोगे। हम लोग को समझ में आया कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बनेगा? क्योंकि वहां पे करंट फॉर्म हो रहा है। अगर करंट फॉर्म हो रहा है तो बिना ईएमएफ के तो करंट फॉर्म हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे करंट बनने का रीजन क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बात समझ में आया? यही पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, और लास्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या बोलोगे? द प्रोसेस
द प्रोसेस बाय विच इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है इन अ कॉइल, एक कॉइल में क्यों होता है, ड्यू टू चेंज, अभी हम रीजन बता रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड linked with coil known as electromagnetic induction। ओके, तो समझ में आया क्या चीज हम बोल रहे हैं यार, सिंपल सा बात हम बोल रहे हैं कि भाई जब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, किसमें प्रोड्यूस होता है, एक कॉइल में, इन अ कॉइल में होता है, और क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे बात आ रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से, जो कि कॉइल के साथ क्या है, लिंक्ड है, कॉइल से जुड़ा हुआ है, नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो अब थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा, भाई इतना तो समझ में आ गया कि कॉइल है, कॉइल के करीब मैग्नेट लेके गए, उसके अंदर में क्या बन गया, करंट क्रिएट हो गया, पीछे लेके गए तो वापस उसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, करंट क्रिएट हो गया। तो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेट को करीब लेके जाने से, मैग्नेट को दूर लेके जाने से, क्यों हो रहा है यार, ये चीज तो भी नहीं समझ में आया ना, तो अब समझते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि भाई जब भी एक मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा, ये तो वापस सर आप वही बात कर रहे हो, हाँ हम वही बात कर रहे हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा बाबू, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, थोड़ा सा समझना, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यार यहाँ पे अगर मान लो कि ये मेरा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये मैग्नेट है और यहाँ पे कॉइल है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जैसे जैसे ये कॉइल है, कॉइल के जैसे जैसे हम इसके करीब लेके जाएंगे तो इस कॉइल के पास में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा। थोड़ा सा सोच के देखो ना, अरे तुम इसको ऐसे थोड़ा सा सोचो कि तुम्हारे घर है, घर के सामने कोई मतलब क्या कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं, ढोल बजा रहे हैं, ठीक है, ढोल बजा रहा है, और जैसे जैसे वो तुम्हारे घर के करीब आने लगेगा वैसे वैसे साउंड का इंटेंसिटी बढ़ने लगेगा, उतना ज्यादा जोर से आवाज आने लगेगा ढोल बजने का, ठीक है। जैसे जैसे वो लोग क्या होगा, दूर जाने लगेगा तो वापस से तुमको क्या होगा, इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगा, कि साउंड का आवाज धीरे धीरे, ढोल का जो आवाज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर से मान लो कि वो लोग वापस से करीब आ गया, पागल नहीं है, मान लो कि वो लोग वापस से करीब आ गया तो फिर से आवाज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर से वो लोग दूर चला गया तो वापस से आवाज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे साउंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके करीब आने से और उसके दूर जाने से, उसी तरीके से जब ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब आता है तो उस कॉइल में के बारे में सोचो, उस कॉइल के पॉइंट से, कि जब मैग्नेट दूर था तो यहाँ पे कॉइल के पास चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ये कॉइल बस अकेला सुनसान था और ये मैग्नेट दूर था। जैसे जैसे ये कॉइल करीब आ रहा है तो इसके चारों साइड में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, लगातार मैग्नेटिक फील्ड का क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसके वजह से उसके अंदर में क्या क्रिएट होता है, करंट फॉर्म होता है, ठीक है। और जैसे हम वापस से दूर लेके जाने लगे तो बहुत सारा इसके पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, जैसे ही हम इसको दूर लेके जाने लगेंगे तो धीरे धीरे वो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जैसे साउंड कम हो रहा था तो वैसे धीरे धीरे जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो अगेन क्या हुआ, चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो फैराडे एक चीज नोटिस किया कि जब हम करीब लेके जाएंगे तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, जब हम दूर लेके जाएंगे तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर हम थक के रुक गए, यहीं पे मैग्नेटिक को रोक दिए, तब यहाँ पे साउंड ना बढ़ेगा ना घटेगा, ढोल वाला एक ही जगह बजा रहा है तो ना साउंड बढ़ेगा ना घटेगा, उतना ही साउंड लगातार आता रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिर्फ तब डिफाइन करता है जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो। बात समझ में आ रहा है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल के आसपास में इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, तब उसके अंदर क्या बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज होने पे बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहां पे नॉर्मली लिख लो, ठीक है, तो नोट में करके लिख लेना। इंड्यूस्ड करंट विल ओनली प्रोड्यूस, सिर्फ तब प्रोड्यूस होगा when magnetic field change
लिंक्ड विथ कॉइल। कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है, कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है वो जब तक चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस करंट बनता रहेगा। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना बंद हुआ वैसे यहाँ पे करंट का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पक्का से समझ में आ रहा है। क्या बोले हम कि जब जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस वर्ड को याद रखना, या तो वहां पे इंक्रीज हो रहा होगा या तो वहां पे क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्या चीज इंक्रीज हो रहा होगा बाबू, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ कहां, कॉइल के चारों तरफ, तो कॉइल के अंदर क्या बना, करंट बना। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के चारों तरफ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो वापस से क्या बना, करंट बना। दोनों करंट का डिफ्लेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। एक बार मान लो कि जब इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ, तो करंट हो सकता है इधर बनेगा, करंट कॉइल में ऐसे करके जा रहा हो, ऐसे ऐसे करके घूम के इधर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ही तुम वापस इंक्रीज की जगह डिक्रीज करने लगोगे, डिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो करंट का डायरेक्शन है ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो करंट, हाँ, करंट का डायरेक्शन भी अब करंट ऐसे से जाएगा, यानी एक बार करंट क्लॉकवाइज बनेगा, एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इसको हम लोग समझते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, तो इतना चीज समझ में आया। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी करो, इसके बाद फैराडे लॉ पे जाते हैं, जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अब देखो, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फैराडे ने अपना क्या क्या कुछ कंक्लूजन निकाला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसके बेसिस पे उसने अपना एक लॉ दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो जो भी लॉ है, तो पहले तो हो गया भाई, हेडिंग लगा देते हैं फैराडे। फैराडे का स्पेलिंग तो हम सही लिख रहे हैं ना भाई, फैराडे लॉ ऑफ, इतना बड़ा स्पेलिंग ही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बाप रे भाई, इंडक्शन। ठीक है, तो इतना बड़ा स्पेलिंग हम लोग फाइनली लिख लिए, और आई गेस कहीं पे गलती नहीं हुआ। अच्छा, कुछ इस तरीके का उसका डायग्राम भी था ना, डायग्राम को भी बना के चलते हैं, क्या लगेगा बेकार, हम डायग्राम मिटाने के बाद हम सोचे कि क्यों हम मिटाएं। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मिटा दिए, इसमें अच्छा क्या था हमको समझ में नहीं आएगा, बट हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, चलो इस तरीके का नहीं बनाना है, तो ये तो नॉर्मल सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग गया बाबू, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लग गया हम लोगों का, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर में क्या रहता है, एक सुई रहता है। तो अब देखो, इतना तो समझ में आ गया कि भाई इस मैग्नेट के करीब जाने या इस मैग्नेट के दूर जाने की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इसी चीज को ऑब्जर्व, देखो तुम लोग भी ऑब्जर्व कर ही लिए भाई, तुम लोग भी समझ ही गए कि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब ये करीब आएगा और जब दूर जाएगा, यानी मैग्नेट, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तब यहाँ पे बनेगा। ये चीज क्या फैराडे ऑब्जर्व नहीं किया होगा, तो फैराडे भी इस चीज को ऑब्जर्व किया, और फैराडे अपना फर्स्ट लॉ बोला उसको, फर्स्ट लॉ क्या बोला वो, फैराडे का पहला लॉ है। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, वो पहले क्या था, रिलेटिव मोशन बोला था, लेकिन अब वो समझ गया, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, किसमें, इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसमें चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में। देखो अच्छा, ये वर्ड अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स हम बताएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, लिंक्ड विद अ कॉइल, तो जो कॉइल के साथ लिंक्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में जब जब चेंज आएगा, एंड इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन वो ऑफ क्या ऑब्जर्व किया, विल प्रोड्यूस, विच लास्ट, कौन लास्ट, लास्ट का मतलब आखिर नहीं है, लास्ट का मतलब है कब तक रहेगा। तो ये जो इंड्यूस करंट है, विच लास्ट रहेगा, विच लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट लिंक्ड विद द कॉइल। अच्छा, तो थोड़ा सा समझो, रट्टा मारना नहीं है,
जो रट्टा भी मार लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले समझेंगे। तो पहला लॉ क्या बोला कि जब भी भाई, यहाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है यहाँ तक कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स वर्ड अभी समझेंगे, हम फील्ड लिखवाए थे, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में जब जब चेंज आएगा लिंक्ड विद द कॉइल, जो कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, इंड्यूस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर वो बोला विच लास्ट, और ये तब तक बनेगा, विच लास्ट तब तक रहेगा, एज लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट, जब तक ये फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक ये करंट बनता रहेगा या तब तक ये करंट बना रहेगा। यानी वो जो चेंज हो रहा था, इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एक बार करीब आया तो इंक्रीज हुआ, मैग्नेट दूर गया तो डिक्रीज हुआ। तो ये जो करीब आना और ये दूर जाना, इंक्रीज और डिक्रीज है, तो इसका सिलसिला जब तक कायम रहेगा, जब तक ऐसा होता रहेगा कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तब तक यहाँ पे क्या बनेगा, करंट बनता रहेगा और ये तब तक ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये इंक्रीज डिक्रीज होना क्या हुआ, स्टॉप हो गया, जैसे स्टॉप हो गया तो डिफ्लेक्शन होना भी क्या होगा, स्टॉप, अब कोई करंट फॉर्म नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इस पूरे को वो अपना क्या बताया, पहला लॉ बताया। ठीक है, अच्छा पहला लॉ ये था, तो दूसरा लॉ क्या है, तो दूसरा लॉ यहाँ पे लिख दे, सेकंड लॉ नहीं, यहाँ पे नहीं लिखते तो ऐसा गंदा हो जाएगा। अरे हम कोशिश करें कि भाई जितना कम से कम स्पेस ले और फिर एक और बार मिटाने का नौबत ना आए। ठीक है, तो सेकंड लॉ में क्या बोला, सेकंड लॉ में वो बोल रहा है कि भाई देखो जितना स्पीड में, जैसे कि एक मैग्नेट है, एक हो सकता है कि यहाँ पे हम जो कॉइल बना दिए, इस कॉइल के पास ये मैग्नेट को बहुत धीरे धीरे एकदम सुस्ती बच्चा लोग के ऐसे 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 करके लेके जा रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे करके ही लेके आ रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ क्या बनेगा, करंट बनेगा। हम यहाँ पे बहुत धीरे धीरे लेके जाए तब भी यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज तो हो रहा है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तब भी क्या बनेगा, इसके अंदर में करंट बनेगा। लेकिन अगर यही हम जो मैग्नेट को लेके जा रहे हैं, एकदम स्पीड में लेके गए, एकदम स्पीड में लेके गए और ये लगातार एकदम स्पीड में कर रहे हैं, लेके गए, तो यहाँ पे क्योंकि हम जल्दी कर रहे हैं, तो इंक्रीज भी बहुत जल्दी होगा, डिक्रीज भी बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी इंक्रीज, बहुत जल्दी डिक्रीज। तो जितना जल्दी इंक्रीज होगा, जितना जल्दी डिक्रीज होगा, उतना ज्यादा वहां पे क्या बनेगा, करंट का वैल्यू बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि अगर हम बहुत धीरे धीरे चेंज ला रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का ये करंट का जो वैल्यू है, हो सकता है कि 1 एम्पियर का करंट बने, लेट्स से कि 1 एम्पियर का करंट बना। लेकिन अगर यही चेंज हम बहुत स्पीड में करने लगे, बहुत स्पीड में करने लग गए, तो वहां 1 एम्पियर की जगह हो सकता है 10 एम्पियर का करंट बन जाए। बात समझ में आ रहा है? यानी मेरा जो इंक्रीज और डिक्रीज, मेरा नहीं मतलब मैग्नेट का जो इंक्रीज और डिक्रीज करने का टेंडेंसी है कि जितना स्पीड में, जितना जल्दी ऐसा बोल सकते हैं, जितना जल्दी वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ क्या बनेगा, करंट क्रिएट होगा। उसी को क्या बोला, अपना सेकंड लॉ बोला। ठीक है, तो ये पहले में तो नहीं था, ये बाद में उसको ऑब्जर्वेशन से समझ में आया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, इंड्यूस्ड करंट का, जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड करंट का, इज डायरेक्टली proportional to rate of change of magnetic flux। ठीक है, फ्लक्स नहीं फ्लक्स, फ्लक्स भी नहीं फ्लक्स, फ्लक्स भी नहीं फ्लक्स भी नहीं फ्लक्स। ओके, फ्लक्स 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 फ्लक्स, हाँ ठीक है, फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स। ओके, तो ये जो फ्लक्स है ये है क्या यार, ये फ्लक्स है क्या? तो थोड़ा सा देखो समझो, अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे, हम लोग फील्ड बोल रहे थे। तो फैराडे ये चीज को ऑब्जर्व किया कि भाई होना करना क्या है, पहले ये समझ लो कि करना क्या चीज है। वो ये चीज तो समझ गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना चाहिए। साउंड जैसे था कि साउंड का वैल्यू तो इंक्रीज होना चाहिए या तो डिक्रीज होना चाहिए, ये दोनों होगा, करंट बनेगा। सीधा सा बात है कि जब जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा, करंट क्रिएट होगा। अब इसको चेंज करने का, इंक्रीज और डिक्रीज करने का क्या क्या तरीका है, ठीक है, क्या क्या तरीका है उस पर आते हैं बात। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम एक और डायग्राम बनाते हैं और एक यहीं पे तो इतना यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इतना में काम हो जाएगा। तो अच्छा से थोड़ा सा समझो, देखो इतना बड़ा हम लूप नहीं बनाएंगे, एक लूप लेंगे और उसी से समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक लूप बना लिए, ये वाला जो छोटा सा रिंग बना है, तो एक रिंग को ले लिए भाई, रिंग को लिए, यहाँ पे क्या आया, एक मैग्नेट। तो जब मैग्नेट बाबू यहाँ पे रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अभी मतलब थोड़ा सा समझ लेंगे। तो यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरीके से बनेगा ना, बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से होके जाएगा, इस तरीके से हो रहा होगा, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगा बहुत दूर।
तो एक तो तरीका देखो यही है जो हम लोग अब तक से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक तो तरीका यही है कि उस मैग्नेट को करीब लेके जाओ, मैग्नेट को दूर लेके जाओ, करीब लेके जाओ, मैग्नेट को दूर लेके जाओ। तो पहला तरीका तो यही है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो क्या है, फ्लक्स में क्या क्या चीज बात हो रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज करने का कितना तरीका है। फ्लक्स क्या बता रहा है, फ्लक्स बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का तरीका कितना है, कितना तरीका है, कितना तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका बता रहा है फ्लक्स कि कितना तरीका, और वो सारा तरीका से हम लोग कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया कि करीब लेके आओ, करीब लेके दूर लेके जाओ। दूसरा तरीका है कि ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल का साइज जो कि अभी इतना बड़ा सा कॉइल है उसको छोटू सा कर दे और फिर बड़ा सा कॉइल बना दे। तो जब बहुत बड़ा कॉइल बन जाएगा तो उसके अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जा पाएगा। नंबर अभी मान लो कि क्या है कि अभी इतना बड़ा हम जब कॉइल बनाए तो इसके अंदर से हो सकता है कि 50, ये लेट से ना कि 50 मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अच्छा तो थोड़ा सा समझो बात को हम क्या बोले। ये इतना बड़ा कॉइल है, कॉइल के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, कितना फील्ड लाइन जा रहा है ये देखो, तो 2, 4 और 7 लाइन जा रहा है। अगर इस कॉइल को हम इतना बड़ा ना करके मिटा दे और इतना छोटा सा कर दे कि बस यही है मेरा कॉइल, तो इतना बड़ा कॉइल है तो 1, 2 और 3, अब कितना लाइन जा रहा है, 3 लाइन जा रहा है। तो क्या फील्ड का वैल्यू बढ़ा, ये घट गया, कैसे करेंगे वो भूल जाओ। ये कॉइल को कैसे बड़ा करेंगे, कैसे छोटा करेंगे वो भूल जाओ, वो नहीं सोचना है। अगर करेंगे, अगर हो जाए, अगर कर दिया जाए, तब क्या यहाँ पे फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा? भाई डेफिनेटली डिक्रीज होगा। जैसे साइज छोटा हुआ कॉइल का वैसे वहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गया। जैसे तुम साइज बड़ा कर दिए तो वैसे वहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गया। तो अगेन क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इससे भी क्या बनेगा, बोलो, इससे भी क्या बनेगा, इससे भी तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स बने। तो फ्लक्स चेंज करने का एक तरीका तो तुम्हारे पास क्या है, एरिया। एरिया को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। एक और तरीका देखो, थोड़ा सा समझो, एक और तरीका, अब थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये जो हम बता रहे हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी, ठीक है। ये हो गया मेरा अभी कॉइल, है ना, ये कॉइल हो गया, कॉइल ऐसे रखा हुआ है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। ये कॉइल इसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये इसके अंदर चला जा रहा है। अगर हम इस कॉइल को ऐसे कर दिए तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा होगा ये इसके अंदर से जाएगा या इसके बगल से निकल जाएगा, थोड़ा सा सोच के बताओ। यानी अगर हम ऐसे रखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट की तरफ से आ रहा है ये इसके अंदर जाएगा भाई, इसके अंदर से निकलेगा, तो कॉइल के अंदर कंसीडर हो जाएगा कि कॉइल के अंदर से जा रहा है। अगर यही चीज को हम इस कॉइल को ऐसे नहीं रख के ऐसे कर दिए तो ये क्या होगा, इसके बगल से निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। यानी ये कॉइल अगर घूम गया, ऐसे ऐसे करने लगा, तो एक टाइम में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा जा रहा होगा और एक टाइम ऐसे होने पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तुम मान लो कि यहाँ पे लगातार 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है, यहाँ से 100 लाइन ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो 100 लाइन जब ऐसे जा रहा होगा, जब ये ऐसे होगा तो 100 लाइन इसके अंदर, 100 लाइन इसके अंदर, तो जैसे 100 लाइन इसके अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, 100 आया। जैसे ही वही मैग्नेट 100 लाइन अभी भी आ रहा है लेकिन ये ऐसे घूम गया, तो अब इसके बगल से ना सारा निकल जाएगा, तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से नहीं जा सके। तो अचानक 100 था और 100 से डायरेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। 100 था, 100 से अचानक से 0, तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम झट से नीचे 0 पे आ गया। तो यहाँ पे भी चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो अगेन इससे भी क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो एक तरीका तो आपका एरिया हो गया, एक तरीका हो गया आपका एंगल। तो एरिया चेंज करेंगे तो भी बनेगा, एंगल चेंज करेंगे तो भी बनेगा। और दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस को ही आप कम कर दो, यानी मैग्नेट को करीब की जगह दूर कर दो, ठीक है। तो डिस्टेंस से भी तुम्हारा क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। तो एक ये याद रखना, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इकट्ठे, एरिया, एंगल और मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, फ्लक्स बोला जाता है। तो फ्लक्स ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग के जो बुक्स है उसमें उतना अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं, बट इतना चीज आपको पता होना चाहिए फ्लक्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये एंगल वाला है। एंगल वाला तुम सोच के देखो ना कि भाई अभी इसमें 100 जा रहा है, 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है और अचानक से क्या हो गया, 0। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, रेट ऑफ चेंज पे, कितना जल्दी से तुम चेंज कर रहे हो। तो 100 से 0 होने में सेकंड भी नहीं लगा, सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, तो इसमें चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है। ये वाले में एंगल में चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का जो वैल्यू होगा, इंड्यूस करंट का वैल्यू, वो बहुत ज्यादा होगा। और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसी जनरेटर पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग इसी को यूज करते हैं। जितना भी एसी जनरेटर है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाला डिवाइस, सब में क्या किया जाता है, एंगल का इस्तेमाल किया जाता है इंड्यूस करंट को बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
ओके, अब थोड़ा सा यार यहीं पे बना लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो अब आता है टॉपिक हम लोगों का लेंस लॉ। नेक्स्ट में हम नहीं जाना चाहते भाई, हम नहीं जाना चाहते, हम यहीं पे कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेंस लॉ अब क्या है, लेंस अपना कोई लेंस एक और बोल के साइंटिस्ट है, वो आए, वो भी अपना लॉ दिया। अब यार ये दो चीज होगा, ठीक है, इस वीडियो में ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर वैसा नीड हुआ तो लेंस लॉ पे हम एक और सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ लेंस लॉ को समझाने के लिए। थोड़ा सा अब लगेगा पेशेंस और अच्छे से समझना। देखो हो क्या चीज रहा है कि अब दो फेनोमेना एक साथ होगा। अभी तक हम लोग पढ़े यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म है, फैराडे लॉ पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म। तभी तक हम लोग दो टॉपिक पढ़ लिए, एक पढ़ लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा पढ़ लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म में हो रहा था कि कंडक्टर के अंदर में करंट गया, चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कंडक्टर के अंदर में करंट गया, चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पढ़े कि जब भी हम लोग एक मैग्नेट को कंडक्टर के करीब लेके जाएंगे तो उसके अंदर क्या फॉर्म होगा, करंट फॉर्म होगा। मैग्नेट को करीब लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को करीब लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, उसके अंदर में करंट बनेगा। तो दोनों अलग अलग है, एक में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। लेंस जो है आके इन दोनों को मर्ज करके सोचने का काम किया कि भाई अगर दोनों लॉ को एक साथ सोचा जाए तो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग भी सोचेंगे वैसे ही करके, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे अब सोचने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग वापस से क्या बना दिए, एक कॉइल बनाए और एक मैग्नेट बनाए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बना रहे, नहीं तो फिर थोड़ा सा गंदा हो जाता है डायग्राम, ठीक है। तो कॉइल बनाए, पहले लेंस लॉ लिख लेते हैं, लेंस लॉ लिख ले, ठीक है, लिख लेते हैं। द इंड्यूस्ड करंट, समझाने में फिर आसान होता है। The induced current produced in a coil in such direction that it always mark कर लेना, always opposes the cause producing it। तो ये है डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये बोल रहा है कि जो इंड्यूस करंट बनेगा, ठीक है, होगा क्या चीज, पहले थोड़ा सा सोचो। ये मैग्नेट को करीब लेके गए, इस मैग्नेट को एक बार हम करीब लेके आए, इसके अंदर में क्या बना बाबू, करंट बना। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है। जैसे ये मैग्नेट को ये करीब लेके आए, करंट ऐसे बना। जब दूर लेके जाएंगे तो फैराडे क्या बोला था, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये करंट का वैल्यू क्या हुआ, ऐसे ऐसे घूमने लगा। तो जब हम दूर लेके गए तो ये वापस से डायरेक्शन क्या किया, बदल लिया। जब करीब लेके आए डायरेक्शन क्या हुआ, ऑपोजिट कर लिया, वो भी बदल लिया। डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज, और ये दूर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कुछ हो रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बस इतना अच्छे समझो। तो ये जो लेंस आया, ये बोला कि देखो यार, जब तुम करीब लेके आते हो तो क्या हो रहा होता है, इसके अंदर में करंट फॉर्म होता है, आई करंट फॉर्म होता है, हाँ फॉर्म होता है। और क्योंकि ये भी तो एक कंडक्टर ही है ना यार, ये भी तो एक कंडक्टर ही ना है। तो जब आप एक मैग्नेट को करीब लेके आए कंडक्टर के, और उस कंडक्टर के अंदर में बन गया करंट, तो अब भूल जाओ कि ये करंट कैसे बना, आप भूल जाओ। आप सोचो कि हम जब मैग्नेट को करीब लेके गए तो उस कंडक्टर के अंदर में क्या बना, करंट बना। इतना समझ में आया कि जैसे हम इस मैग्नेट को करीब लेके आए कंडक्टर का, यहाँ पे क्या बना, करंट बना। अब भूल जाओ कि हम मैग्नेट को लेके आए थे, इस वजह से करंट बना। अब आप ऐसा सोचो कि कंडक्टर के अंदर में आप क्या डाले हो, करंट। तो जैसे ही आप कंडक्टर के अंदर में करंट डालोगे तो ये करंट इस कंडक्टर को कैसे बिहेव करवाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करवाएगा। थोड़ा सा सोचो। तो जब आप लेके आए मैग्नेट को करीब, उसके वजह से जो करंट बना, वहां पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। ये जैसे आप मैग्नेट को करीब लेके आए, उसके अंदर में करंट बना, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब भूल गए, अब सोच रहे कि कंडक्टर के अंदर में करंट तो बन गया है, इस करंट के वजह से ये कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे दोनों फेनोमेना एक साथ हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हो रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हो रहा है। ओके, लेंस लॉ अब क्या बोल रहा है कि देखो, जो इंड्यूस करंट बनेगा वो ऐसे डायरेक्शन में बनेगा, उस डायरेक्शन में बनेगा जो अपने कॉज को, जो उसको बनाने वाला है, उसको हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में ऐसे डायरेक्शन में कि ऑलवेज अपोज करेगा। अपोज का मतलब क्या, उसका मुखालिफत, मुखालिफत हम बोल रहे
उर्दू वर्ड यूज करनी है, ठीक है। तो अपोज करें मतलब उसके अगेंस्ट में, तो उसके अगेंस्ट में जो उसको प्रोड्यूस करवा रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये चीज को बोल रहा है लेंस लॉ, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं यार, और थोड़ा सा सिंपल वे में देखो। इसको समझाने के लिए ना हमको थोड़ा सा एक और चीज बोलना होगा। होता क्या चीज है ना कि जब एक कॉइल, ये हम कॉइल को सामने से बना दिए, तो कॉइल में अगर करंट ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है, ये क्या चीज, ये सब चीज है नहीं आप लोगों के बुक में, लेकिन बताना जरूरी है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो जब इस तरीके से होता है तो आपका ये कॉइल कैसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है, ठीक है। देखो हम ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और जब ये ऐसे होता है तब ये कैसे बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, हाँ ये ऐसे हो गया, तो ये एस बन गया ना, एस बन गया। अच्छा इधर उल्टा कर दिया फिर। तो जब इस तरीके से घूमते हैं, यानी ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना, तो जब क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या बिहेव कर रहा है, ये इस तरीके से तरीका बनाने का, तो ये साउथ बन गया। मैग्नेट का दो पोल होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो ये कॉइल का इस साइड क्या दिखेगा आपको, साउथ पोल दिखेगा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सब सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे से दिया हुआ रहता है, तो खैर, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। कैसे बनाए, कैसे बनाने का सिंपल तरीका भाई, देखो ऐसे ऐसे कॉइल में घूम रहा है ना, तो एक एरो ऐसे बनाओ जो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, बना दिए दोनों, और दोनों एरोस का एंड जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। इसमें भी सेम वही काम करो, एरो ऊपर जा रहा है, ये एरो नीचे आ रहा है, तो इसका भी एंड जोड़ दो, तो ये क्या, साउथ बन गया। तो इस तरीके से याद रखा जाता है कि क्लॉकवाइज में साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल। आपको याद करना है तो आप रट्टा मार के भी जा सकते हो, पर समझने वाला चीज है। यानी जब भी एक कॉइल के अंदर में करंट जाता है, कॉइल आई एम टॉकिंग अबाउट कॉइल, तो जब कॉइल के अंदर में करंट जाता है तो वो कॉइल का एक साइड क्या हो जाता है, साउथ पोल हो जाता है, दूसरा साइड क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल हो जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे जब ये कॉइल, ये मैग्नेट इसके करीब आ रहा होगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। कौन इंक्रीज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब आएगा, लेंस लॉ है, जब ये इसके करीब आएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इस कॉइल के अंदर में जो करंट है वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा जो इस इंक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। थोड़ा सा बात समझ में आया। एक और ट्राई, मैग्नेट, कॉइल, मैग्नेट करीब जा रहा है तो हो क्या रहा है, सोचो, जब ये कॉइल के करीब जा रहा है मैग्नेट तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और इसके अंदर में अब जो करंट बनेगा वो किस वजह से बनेगा, ये इंक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या बना, करंट बना। अब ये करंट, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, वो करंट अपने आप को उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, उस करंट की वजह से भी क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि इंक्रीज हो रहा है इसको डिक्रीज करने का काम करे। आप समझ में आया, यानी ये अगर करीब आ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा कि ये मैग्नेट इससे क्या हो जाए, दूर चला जाए। यानी जब ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब आएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। जब ये इसके करीब आएगा तो इस कॉइल का मैग्नेट इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। तो देखो यार, नॉर्थ बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सोचो कि नॉर्थ आ रहा है करीब में, तो नॉर्थ को धक्का कौन देगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या, हाँ ठीक तुम बनाए थे, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में करंट फॉर्म होगा। जब ये दूर जाएगा, जब ये नॉर्थ पोल दूर जाने लगेगा, अब ये मैग्नेट आया, अब ये दूर जा रहा है, तो जब ये दूर जाने लगेगा तो अगेन यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, करंट बनेगा। फ्लक्स क्या है कि जब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, दोनों ही केसेस में करंट बनना है। तो अब जब क्योंकि ये दूर जा रहा है तो यहाँ पे धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इससे भी करंट बने। अब ये वाला जो करंट है ये चाहेगा कि ये जो मैग्नेट दूर जा रहा है ये दूर ना जाए, ये आ जाए। यानी तुम ऐसा इसको सोच सकते हो कि इस कॉइल के अंदर में मल्टीपल पर्सनैलिटी है। एक पर्सनैलिटी है जो इसको क्या करता है, करीब बुलाता है, और एक पर्सनैलिटी है जो इसको क्या करता है, दूर भेजता है। कब, जब ये करीब, ये मैग्नेट जब करीब आना चाहता है तब इसका पर्सनालिटी इसको बोलता है कि नहीं पीछे चले जाओ, मेरे करीब मत आओ, हमसे दूर जाओ। और एट द सेम टाइम जब ये दूर जा रहा होता है तब इसका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, और तब ये बोलता है कि नहीं 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 वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वापस से बेचारा वापस आने लगता है, ये बोलता है, इसका पर्सनालिटी चेंज, और ये बोलता है कि नहीं वापस से पीछे जाओ। फिर ये पीछे जाने लगता है, इसका पर्सनालिटी चेंज, ये बोलता है वापस आ जाओ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बात समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लेंस लॉ। तो बस ये यही है चीज यार, कि इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो चाहेगा कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज करना है, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है।
ठीक है, एक जब ये करीब आ रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, तो ये चाहेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए और उस डायरेक्शन में करंट बनाएगा। और जब ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होगा, तब इसका करंट चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो दिस इज व्हाट लेंस लॉ से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब ये मैग्नेट करीब आएगा तब इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या करेगा, धक्का देगा कि भाई करीब मत आओ, दूर चले जाओ। और एट द सेम टाइम एक और डायग्राम यहां पे बना लेते हैं छोटा सा, कि जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तब इसका मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा नहीं नहीं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये वाला चीज ठीक है। तो दिस इज व्हाट लेंस लॉ। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि लेंस लॉ किस चीज के ऊपर बेस्ड है, तो लेंस लॉ ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है, कि बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वैसे भी समझ में तो आ ही गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक ये चेंज करते रहेंगे तब तक वहां पे क्या बनेगा, करंट बनेगा। जैसे ही चुप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो वैसे यहाँ पे करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी हम जो ये मैग्नेट को करीब लेके जा रहे हैं, दूर लेके आ रहे हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरा मैकेनिकल वर्क डन है, मेरा मैकेनिकल वर्क है, मेरा मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है, हमको इसको मूव करवाने में मेरा एनर्जी कुछ यूज हो रहा है, तो इस एनर्जी के बदले वहां पे क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। यानी मेरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, करंट में। सब कुछ मैजिकल लग रहा होगा, बट दिस इज हाउ इट वर्क। सो सिंपल याद रखना कि लेंस लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ओके और अच्छा, इससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो करंट फॉर्म होता है, उस करंट को हम लोग एक नया नाम दिए हैं, उसको बोला जाता है एसी करंट। तो एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और एसी करंट के ऊपर कौन सा जनरेटर है, एसी जनरेटर, उसका फंक्शनैलिटी को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर रिक्वायर्ड होगा पीवाईक्यू क्वेश्चंस, तो अभी नहीं, पीवाईक्यू जब बोर्ड्स के टाइम आएगा तब पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली की लास्ट होना है। और अगर लेंस लॉ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना यार, बताना कि लेंस लॉ सही से समझ में नहीं आया, तो कोशिश किया जाएगा कि एक और वीडियो बनाया जाए डेडिकेटेड लेंस लॉ को ही समझने के लिए, ठीक है। तो फिर वहां पे हम लोग लेंस लॉ को समझेंगे। और अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे देना भाई, क्योंकि हमको पता है कि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है, लेंस लॉ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा सा बताना, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी, ओके। तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।